वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 21 सितंबर 2021 और 21 सितंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में 2021 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर मैंने आपको बताया था ये था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो अनुमान था ये 7.2% ये आर्थिक वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है और लगभग सभी लोगों ने इसका सही उत्तर किया और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है आप लोग कमेंट में लिखिए और विस्तार पूर्वक लिखिए। अब आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र के अलावा बहुत सारी और भी संस्थाएं हैं जो कि मतलब कि आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। तो कंप्लीट जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। अब यहाँ पर चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अब यहाँ पे हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में यानी कि 21 सितंबर को अर्थात आज बिहार के किस जिले में बने मंदार रोपवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार के बांका जिले में ये रोपवे का उद्घाटन हुआ है और आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में बांका जिले के मंदार में रोपवे बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 21 सितंबर को इसका उद्घाटन किया गया। आपको ध्यान रखना है जब ये वीडियो में बना रहा हूँ ये अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ, बल्कि ये प्रस्तावित है कि 21 सितंबर को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि उद्घाटन किया गया है, तो ये सारी चीजें यहाँ से आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने मंदार रोपवे के बारे में कई जानकारी और भी लिखी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि जब ये मतलब कि बनकर तैयार हुआ था तो उस समय भी मैंने आपको इस बारे में जानकारी दिया था। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा है कंप्लीट चीजों को एक एक करके सारे पॉइंट को आप देखिए। तो मंदार रोपवे बिहार का दूसरा रोपवे है, जबकि पहला जो रोपवे है ये राजगीर में है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मंदार रोपवे जो कि यहाँ पे बिहार के बांका जिले में बना है ये राज्य का दूसरा रोपवे है, पहला रोपवे राजगीर में है। और फिर यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि 8 करोड़ की लागत से बने 6 किलोमीटर लंबा यह रोपवे बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। ये आपको यहाँ से याद रखना है। लेकिन यहाँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला है, इस रोपवे का शिलान्यास 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने किया था। ये पॉइंट यहाँ से आप याद रखिए। बीपीएससी जैसे परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आपको फंसा सकता है, जहां पर आप देख सकते हैं इस तरह के प्रश्न खासकर करंट अफेयर्स में, बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको फंसाया जा सकता है। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है, तो यहां से प्रश्न आपका बनने की संभावना है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मतलब कि कह सकते हैं शिलान्यास किनके द्वारा किया गया था। तो आप याद रखिए 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा ये मंदार रोपवे का शिलान्यास किया गया था। ठीक है, तो ये सारी संबंधित जानकारी यहां से याद रखिए। अब यहां पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य से 6 शेरों को बिहार लाया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात के गिर वन से 6 शेरों को बिहार लाया गया है। अब आपको इस प्रश्न बारे में बता दूं कि हाल ही के दिनों में राजगीर इको टूरिज्म के बड़े केंद्र के रूप में विकसित हुआ है और यहाँ नेचर सफारी के बाद अब जू सफारी को शुरू किए जाने की तैयारी जोरों पर है। ये सारी कंप्लीट जानकारी मैंने आपको पहले भी दिया था और आपको ये भी बताया था कि बिहार का पहला नेचर सफारी यहीं पे राजगीर में शुरू हुआ और साथ ही साथ बिहार का पहला रोपवे का उद्घाटन भी यहीं पे हुआ है। तो दोनों को यहाँ पर आप याद रखिए। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है नेचर सफारी के बाद अब जू सफारी को शुरू किए जाने की तैयारी यहाँ पर जोरों शोरों से हो रही है और इसके लिए हाल ही में गुजरात के गिर वन से 6 शेरों को राजगीर लाया गया है, जिनमें कि 2 नर तथा 4 मादा है। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि जिनमें से 6 शेर हैं तो 6 शेर में से 2 को पटना का चिड़ियाघर लाया जाएगा, यानी कि पटना का चिड़ियाघर अर्थात संजय गांधी जैविक उद्यान में से शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इन 2 में से केवल शेर होंगे, केवल शेरनी होगी या फिर दोनों होंगे, ये निर्धारित यहाँ पे नहीं है। तो ये आप यहाँ पर याद रखिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी हाल ही में जो मतलब 6 शेर को गुजरात से बिहार लाया गया, तो बिहार में पहली बार ऐसा किया गया। यहाँ पर मैंने उसी पॉइंट को लिखा कि बिहार में पहली बार वन एवं पर्यावरण विभाग ने चिड़ियाघर यानी कि पटना जू के जानवरों की अदला बदली की है। अब यहाँ पे मैं वो पॉइंट को ऐड करना भूल गया। अब ये जानवरों की अदला बदली कैसे हुई है ये मैं आपको बता दूं। यहाँ से यानी कि पटना जू से कुछ गेंडों को मतलब गुजरात भेजा गया, जिसके बाद यहाँ से मतलब कि वहां से 6 शेरों को राजगीर लाया गया अर्थात बिहार लाया गया है। तो गेंडे के मतलब बदले में शेर को बिहार लाया गया है, ये आप यहाँ पर याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा है कि इसके अतिरिक्त जल्द ही बिहार में डबल हॉर्न गेंडा यानी कि 2 सींग वाला गेंडा भी वियतनाम से आने वाला है
और साथ ही ग्रीन पैथन एनाकोंडा भी मंगाया जाना है। तो ये सारी संबंधित जानकारी आप लोग यहाँ से याद रखिए। हमारा ये प्रयास रहता है कि इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी मतलब कि महत्वपूर्ण चीजें होती है वो सारे के सारे मैं आपको बता पाऊँ और बेहतर तरीके से बता पाऊँ। अगर आपको लगे कि ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और साथ ही जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है ये भी एक बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न की हाल ही में चर्चा में आई पुस्तक पटना डायरी के लेखक या फिर लेखिका कौन है। अब यहाँ पर जब आप ऑप्शन को देखेंगे इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निवेदिता इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको इस प्रश्न के बारे में आपको विस्तार से बता दूं कि पुस्तक पटना डायरी की जो लेखिका है ये है निवेदिता। इनका नाम है निवेदिता, आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। इसका जो पहला प्रकाशन हुआ था, इस पुस्तक का पहला प्रकाशन 28 जुलाई 2021 को हुआ था। हालांकि ये पुस्तक अब चर्चे में आई है। जिस समय इसका प्रकाशन हुआ था उस समय ये चर्चे में नहीं था, लेकिन अब हाल ही में ये बहुत ही ज्यादा चर्चे में हुआ, तो ये मुझे भी देखने को मिला, इसीलिए यहाँ पर मैंने इस प्रश्न को ऐड कर दिया। हो सकता है ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इस पुस्तक को जो प्रकाशित किया गया ये वाणी पब्लिकेशन से प्रकाशित किया गया, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इस पुस्तक में पटना के इतिहास को नहीं लिखा गया। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया है कि पटना डायरी जो ये पुस्तक है इसमें पटना के इतिहास को नहीं लिखा गया है, बल्कि यहाँ पर लेखिका ने यानी कि निवेदिता ने 1980 के दशक के दिनों की चर्चा और यादों को इस पुस्तक में वर्णित किया, अपने यादों को इस पुस्तक में वर्णित किया है। और अभी हाल ही के दिनों में ये चर्चे में आया, तो जिसके बाद मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर अपने सीरीज के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया। आपको ध्यान रखना है इसके लेखक कौन है, लेखिका कौन है, और ये पुस्तक का नाम क्या और इसे किस प्रकाशन के थ्रू प्रकाशित किया गया है। तो ये सारी संबंधित जानकारी यहां से आप याद रखिए। अब यहां पे हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार किस मंत्रालय द्वारा 24 से 26 सितंबर तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में यह घोषणा किया गया कि 24 से लेकर के 26 सितंबर तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। अब यहाँ पर कंप्लीट जानकारी मैं आपको दे दूं कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 24 से 26 सितंबर तक वाणिज्य उत्सव मनाने का निर्णय लिया। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि वाणिज्य उत्सव किसके द्वारा भी हाल ही में 24 से 26 सितंबर तक आयोजित किया गया। आपको ध्यान रखना ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके तहत आत्मनिर्भर भारत, उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में भारत और आर्थिक क्षेत्रों को उजागर करने हेतु देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और इस वर्ष 2021 में आजादी के 75 वर्ष पूरा हुआ है और इसे यहाँ पर देखिए 2 बार लिखा गया, और इसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न मंत्रालय या फिर विभागों द्वारा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं या फिर किए जा रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, बहुत सारे मंत्रालय के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। वो सारी चीजें मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स वाले इस सीरीज में मैंने आपको रेगुलर बताया है। तो ये सारी संबंधित जानकारी को आपको यहाँ से याद रखना है कि वाणिज्य उत्सव जो मनाया जा रहा है अभी 24 से लेकर के 26 सितंबर तक मनाया जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। चलिए अब यहां पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि कहां हाल ही में बिटकॉइन के जन्मदाता या फिर संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये प्रश्न एक यूनिक प्रश्न है और ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये याद रखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में इसकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है हंगरी में, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में इसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको इस प्रश्न में बता दूं कि हाल ही में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में डेन्यूब नदी के पास 16 सितंबर 2021 को बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आप जहां पर इस इमेज में देख रहे हैं यही वो प्रतिमा है सातोशी नाकामोतो का। इस बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने पहले भी दिया था कि सातोशी नाकामोतो कौन है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में इस बारे में और भी डिटेल जानकारी दूंगा, लेकिन इससे पहले यहाँ पर कुछ चीजें और है, उन्हें हम लोग देख लेते हैं। तो इस प्रकार किसी डिजिटल मुद्रा के निर्माता को श्रद्धांजलि देने वाली यह दुनिया की पहली ऐसी प्रतिमा है। तो इस वजह से, इस लिहाज से यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बिटकॉइन जो ये एक डिजिटल करेंसी है, रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करती है, और इस तरह के मतलब कि निर्माता को श्रद्धांजलि देने वाली ये दुनिया की पहली ऐसी प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में किया गया है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में, ये याद रखिए। अब यहाँ पर बिटकॉइन से संबंधित एक प्रश्न को मैंने ऐड किया है जो कि हाल ही के दिनों में बहुत ही ज्यादा चर्चे में था, और यहाँ से इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो कुछ दिन पहले मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर ने औपचारिक रूप से बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया है। ये दुनिया का पहला देश है जिन्होंने बिटकॉइन को वैध मुद्रा के तौर पर अपनाया है। यहाँ पर मैं आपको पुनः मतलब बता दूं कि बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और भी आपको ध्यान रखना, कुछ दिन पहले मैंने आपको ये भी बताया था, लेकिन हालांकि यहाँ पर यह ध्यान रखना है इस प्रश्न के बाद, यानी कि ये जो अल सल्वाडोर की चर्चा हो रही है इसके बाद मैंने बताया था। तो हाल ही में एक देश है क्यूबा, तो उन्होंने भी ये घोषणा किया था कि बिटकॉइन को वैध मुद्रा के तौर पर अपनाया जाएगा। हालांकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये अभी तक सिर्फ घोषणा ही किया है, औपचारिक तौर पर इसे नहीं अपनाया गया है। तो आपको यहाँ पर दोनों में डिफरेंस याद रखना है। एक प्रश्न मैंने जो ऐड किया था इसी तरह का था, आप
आप लोगों को मैंने बताया था, आप लोगों में से किसी ने कमेंट कर दिया था कि सर ये प्रश्न गलत है, इसका आंसर गलत है। तो आप लोग समझते नहीं वो चीज़ों को, बस कुछ भी मन में आता है बोल देते हो। यहाँ पर आपको दोनों में अंतर याद रखना है कि जो क्यूबा है, जो कि क्यूबा के द्वारा मतलब अभी हाल ही में घोषणा किया गया है, लेकिन अल सल्वाडोर जो है ये औपचारिक तौर पर वैध मुद्रा के रूप में इसे अपना लिया है। तो ये आप यहाँ से याद रखिए। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन अभी हाल ही के दिनों में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो आने वाले समय में आपको यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो बिटकॉइन के बारे में कुछ बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक सी जो जानकारी है, उसे यहाँ पे मैंने ऐड किया है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है। इसकी शुरुआत जो हुई थी ये वर्ष 2009 में हुई थी और इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन दोनों एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आगे लिखा कि इसके पेटेंट के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है और ये क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीकी पर यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है, ये याद रखिए। और इसकी शुरुआत जो की गई थी ये सातोशी नाकामोटो ने किया था, यानी कि इसके जो संस्थापक या फिर कह सकते हैं इसके जो पिता हैं, यानी कि बिटकॉइन के जो फादर कहे जाते हैं, ये सातोशी नाकामोटो को कहा जाता है। आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस तरह से रुपये की यूनिट पैसा और डॉलर की सेंट होता है, वैसे ही बिटकॉइन की यूनिट सातोशी कहलाता है, यानी कि इन्हीं के नाम पर ये रखा गया, सातोशी कहलाता है। तो ये सारी संबंधित जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है और आप चाहें तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके इसकी कंप्लीट चीज़ों को यहाँ से मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा छठा प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी में भारत के एक, देखिए यहाँ पर गलत लिखा गया, भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में किया गया। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में किया गया इसका उद्घाटन, जो कि 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है भारत का। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना, ये नागालैंड का पहला है जबकि भारत का 61वां है। अब कंप्लीट जानकारी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में नागालैंड की राजधानी कोहिमा में नागालैंड के पहले और भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। इसका मकसद क्या है? तो इससे राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए विभिन्न अवसरों में जागरूकता पैदा करने के लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा। और इसी को ध्यान रखते हुए भी हाल ही में ये शुरू किया गया है, जो कि 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है इंडिया का और ये नागालैंड का पहला है। अब यहाँ पे चर्चा हो रही नागालैंड की, तो नागालैंड के बारे में कुछ चीजों को यहाँ पे मैंने ऐड किया। हाल ही के दिनों में 2-4 दिन पहले एक प्रश्न बना है राज्यपाल से संबंधित, उसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो नागालैंड एक मतलब कि भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है और इसकी जो राजधानी है ये कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि दीमापुर यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। आप यहाँ पर भारत वाले मैप में नागालैंड की स्थिति को देख सकते हैं। नागालैंड कहाँ पर है? नागालैंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है ये नेफ्यू रियो है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागालैंड के राज्यपाल RN रवि को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया, यानी कि तमिलनाडु का नया राज्यपाल अब वर्तमान में RN रवि है। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, असम के 30वें राज्यपाल जगदीश मुखी को नागालैंड के राज्यपाल यानी कि 20वें राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि असम के जो राज्यपाल है जगदीश मुखी अब अतिरिक्त प्रभार के तौर पर ये मतलब कि नागालैंड के राज्यपाल भी हैं। तो आपको ध्यान रखना ये मतलब अगर हम बात करें असम की तो ये असम के 30वें राज्यपाल है, अगर हम बात करें नागालैंड की तो ये 20वें राज्यपाल है। तो ये सारी संबंधित जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। 2 से 3 दिन पहले का ये न्यूज है जो कि आपको यहाँ से याद रखना है। इस तरह के प्रश्न भी आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 7वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कहाँ स्वच्छता पखवाड़ा 2021 लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, अगर हम बात करें विकल्प के आधार पर, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट में। अब आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल में कोचिन पोर्ट ट्रस्ट में स्वच्छता पखवाड़ा 2021 लॉन्च किया गया और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसके तहत स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान प्रस्तावित गतिविधियों में बंदरगाह क्षेत्र के भीतर कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थानों और कार्यालय परिसर आदि की सफाई की जाती है। और आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता दूं कि स्वच्छता पखवाड़ा अभियान अप्रैल 2016 में शुरू किया गया था। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा की जो पहली बार जो पहल की गई थी, इसकी जो शुरुआत की गई थी पहली बार, ये अप्रैल 2016 में किया गया था। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की मशहूर साहित्यकार व पत्रकार मनोरमा महापात्रा का निधन हुआ है? ये किस राज्य की रहने वाली थी? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडिशा राज्य से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में ओडिशा की मशहूर साहित्यकार व पत्रकार तथा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित मनोरमा महापात्रा का निधन हुआ है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है मनोरमा महापात्रा। ये बहुत प्रसिद्ध थी, तो यहाँ से आपको ये याद रखना है। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। वे 87 वर्ष की थी और वह उड़ीसा के सबसे बड़े अखबार दैनिक समाज की संपादक भी रह चुकी थी। तो
ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उन्हें 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1988 में सोवियत नेहरू पुरस्कार, 1990 में क्रिटिक सर्कल ऑफ इंडिया अवार्ड, 1991 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर सम्मान और 1994 में रूपम्बर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये इनकी कुछ उपलब्धियां व सम्मान है जो कि यहाँ से आप याद रखिए। जो इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार और यहाँ पे जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये सारे तथ्यों को यहाँ से आप लोग याद रखिए। यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज को ऐड करना भूल गया कि पद्म भूषण से इन्हें कब सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पे मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए कि पद्म भूषण से इन्हें कब सम्मानित किया गया था। यानी कि मशहूर जो पत्रकार या फिर मशहूर मतलब साहित्यकार या फिर पत्रकार कह सकते हैं मनोरमा महापात्रा को कब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग बताते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा चरणजीत सिंह चन्नी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में पंजाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी राज्य के नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। आपको यहां से याद रखना है, चरणजीत सिंह चन्नी राज्य के नए मुख्यमंत्री अर्थात पंजाब के नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। और इस प्रकार चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। और इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद से हाल ही में इस्तीफा दिया था। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है चरणजीत सिंह चन्नी, ठीक है। और इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे ये थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो ये भी संबंधित जानकारी याद रखिए, ये आपको याद रखना, ये राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी। अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अलका नांगिया अरोड़ा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में अलका नांगिया अरोड़ा को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अर्थात चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको यहाँ से ये याद रखना, अभी हाल ही में जो इसका अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है अलका नांगिया अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे मैंने अगला पॉइंट में लिखा गया है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी कि NSIC, यानी कि अर्थात यहाँ पर ध्यान रखना नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1954 में किया गया था। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। प्रश्न के हाल ही में एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह चर्चे में है। दिए गए विकल्पों के आधार पर बताएं कि इनमें से कौन सा देश इस समूह में यानी कि इसमें शामिल नहीं है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर जो आप विकल्प में देख रहे हैं नेपाल, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनमें से कोई भी देश इस समूह में शामिल नहीं है। यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि हाल ही में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय नीति पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए 11 देशों के एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह यानी कि एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड में शामिल होने के लिए आवेदन किया। इस बारे में कल भी मैंने आपको कुछ ब्रीफ जानकारी दिया था जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो कल वाले वीडियो को जो लोग नहीं देखें तो जाइए और जरूर देख लीजिए। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस समूह में 11 देश शामिल हैं। तो ये 11 देश कौन कौन से हैं? तो एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में 11 देश हैं और इनमें से ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनोई, चिली, कनाडा, जापान, मैक्सिको, मलेशिया, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम इनमें से शामिल है। ये आप यहाँ से याद रखिए 11 देश इसमें शामिल है, जो कि ये चर्चे में इसलिए आया क्योंकि अभी हाल ही में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इसमें शामिल होने के लिए आवेदन किया है। आपको मैंने कल बताया था ये न्यूजीलैंड के जो व्यापार मंत्री हैं मतलब उसके सामने ये समक्ष ये आवेदन प्रस्तुत किया गया था। तो ये सारी संबंधित जानकारी यहाँ से आप लोग याद रखिए। अब चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने हाल ही में मातृभूमि योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? ये भी हाल ही में घोषणा किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है। और इसके तहत देखिए हमें तरह लिखा गया, तो इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों, लाइब्रेरी, स्कूल, ओपन जिम, स्टेडियम, फायर स्टेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट इत्यादि का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि ये सारे इसमें मतलब कि जोड़े जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस योजना के तहत परियोजनाओं की 50% लागत का वहन राज्य सरकार करेगी और शेष 50% लागत का वहन राज्य के इच्छुक लोगों द्वारा किया जाएगा। अब आपके मन में एक पॉइंट क्लिक कर रहा होगा वतन प्रेम योजना के बारे में। मैंने आपको कुछ दिन पहले वतन प्रेम योजना के बारे में बताया था, जो कि 1000 करोड़ रुपए की योजना है गुजरात सरकार की, जिसमें यही सारी बातें हैं कि जो मतलब कि राज्य के इच्छुक लोग हैं, सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं उनमें 60% तक का योगदान देकर इसमें
में हिस्सेदारी ले सकता है, यानी कि उसमें मतलब अपने मतलब योगदान दे सकता है। ये सारी कंप्लीट चीजें मैंने आपको बताया था वतन प्रेम योजना के बारे में, जो कि गुजरात सरकार की ये योजना है। 4 से 5 दिन पहले का ये करंट है जो कि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें, चीजों को हमेशा चेन बना के याद रखिए, यानी कि एक को दूसरे से हमेशा लिंक कीजिए, तभी आपको मतलब चीजों को याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी, ये अपने आप यानी कि स्वतः अपने आप याद हो जाएगी। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अब बढ़ते यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार एटीएम से धोखाधड़ी के मामले में राजधानी पटना किस स्थान पर है। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया है, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर आप मुझे बताइए। आप चाहें तो इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज करें, और यहाँ पर आपको डेमो पीडीएफ मिलेगा। उसके बाद आपसे देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद निर्धारित करेंगे आपको इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं। तो आइए अब आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको इस पेड ग्रुप में मिलेगा क्या क्या। अगर आप घर बैठे रहकर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस चैनल के माध्यम से एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस ई बुक की खासियत यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है, उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, यानी कि ये बाइलिंगुअल है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। 2500 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास ई बुक हो या फिर बुक हो, तो वो आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध होता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। वहां से आपको ये समझ आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारा समझ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बताता हूँ। अगर आप घर बैठे 67वें बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको बीपीएससी सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीजों को देखिए। यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीजें मिलेगी, ये आप सारी चीजों को देख के ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा। सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको 1 वर्ष का करंट अफेयर्स यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिकांक भी मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके। यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 पीडीएफ मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में सफलता पाने में आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर्स होगा 2020 वाला वार्षिकांक। अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पीडीएफ है जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का पीडीएफ। ये सारे और भी छोटे छोटे पीडीएफ है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मेनली जो हमारा होगा ये 4 सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये चारों यहां पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे, आपको कॉल नहीं करना है, बल्कि इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है pre21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये 399 रुपये में ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती है। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहाँ पर मैं आपको 399 में आपको यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आपसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए, आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे, वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% समझिए कवर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहाँ से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया। बिहार जीके अगर मैं 10 ही मान लूँ तो 38 10 कितना हो गया, 48 48 हो गया।
और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वें बीपीएससी आयोजित हुआ था, तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे, 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे स्टेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप भी इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।